हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसेट लॉजी। चारों तरफ पैनिक का सिचुएशन है, मार्केट कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है, लगातार एफआईआई सेलिंग हो रही है। यूएस में सीपीआई इन्फ्लेशन की अगर बात करते हैं ऑल टाइम हाई है। इंडिया में भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। हम लोग आईएनआर पेयर पर्टिकुलरली बात करते हैं तो ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है। इट मींस कि रुपी अपनी वैल्यू खोता जा रहा है। इसके लिए आरबीआई ने भी कुछ इंटरवेंशन किए हैं जिससे आने वाले टाइम में शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अगर बात करते हैं, इवन लॉन्ग टर्म में भी रुपी काफी ज्यादा एप्रिशिएट होने वाला है। तो वो एक अनदर कंसर्न है, बट फिलहाल रुपी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इवन यूएसडी आईएनआर पेयर की बात करते हैं 80 क्रॉस कर चुका है। तो इन सब से हमें ये समझ में आता है कि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा सिचुएशन अच्छी है नहीं, और जिस वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा पैनिक की सिचुएशन में भी लग रहे हैं। बहुत सारी पैनिक सेलिंग्स भी हो रही हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ऐसे कौन से स्टॉक ऐड कर सकते हैं जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और आने वाले टाइम में भी हमें अच्छा खासा वो वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है? तो ऐसा ही स्टॉक मैं आपके लिए फिल्टर आउट करके लाया हूं, एंड दैट इज कोरोमंडल इंटरनेशनल। कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, इसके वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हालांकि मैंने अपने से पूरी रिसर्च की है, आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कर ले, क्योंकि ये रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने जो एनालिसिस की है अपनी, एक इन डेप्थ एनालिसिस, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा। सो बियर विद मी। आपका हमेशा ये कंसर्न रहता है कि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो आती नहीं आती है, काफी लंबी हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इतना ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद उन सारी चीजों को समराइज करके 30-40 मिनट में डिलीवर करना भी मुश्किल होता है, और 10 मिनट तो खैर बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट वो चैलेंज मैंने खुद लिया है कि मैं आपको 10 मिनट के अंदर डिलीवर करके दूं। सो आप वीडियो को पूरा देखें, मिस मत कर देना, कहीं से स्किप मत कर देना, नहीं तो आपको चीजें अच्छी से समझ में नहीं आएंगी, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप कुछ मिस ना कर दो। इसलिए आप वीडियो को एक फ्लो में देखें। कोरोमंडल अगर इंटरनेशनल की बात करते हैं तो क्रॉप फर्टिलाइजर जो भी ये प्रोड्यूस करती है, एग्री सॉल्यूशन प्रोवाइड लीडिंग कंपनी है, एग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये देख सकते हैं आप, ये कोरमंडल इंटरनेशनल इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। इट ऑफर्स ए डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द फार्मिंग वैल्यू चेन, स्पेशलाइजेस इन फर्टिलाइजर, क्रॉप प्रोटीन, बायोपेस्टिसाइड, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। तो अभी ऑर्गेनिक के ऊपर भी काफी ज्यादा बहस छिड़ी हुई है, और ये ऑर्गेनिक एक कंट्री को ले भी डूबा है हाल ही में। श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूँ। ये ऑर्गेनिक के ऊपर पूरी तरीके से हम लोग रिलाई नहीं कर सकते, खासकर इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री है, वहां पे हमेशा पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज होने ही वाला है। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें क्रॉप को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को फीड करने के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे, इंपोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, जो हम पूरी तरीके से कर नहीं सकते हैं। तो यही गलती की श्रीलंका ने, क्योंकि उन्होंने फर्टिलाइजर्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया, और वो खुद की कंट्री के डिमांड को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से बहुत सारे उनको और भी मल्टीपल फैक्टर्स थे उनके इकोनॉमिकल क्राइसिस होने की। बट ये भी एक मेजर कारण था, जिस वजह से आपको समझ में आया होगा कि फर्टिलाइजर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इकोनॉमी में। वो वैसी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर बेस्ड हो, जो इंडिया में 60% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो अगर हम इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो रेवेन्यू ब्रेकअप अगर कंपनी की बात करते हैं तो रेवेन्यू कहां से इनका मेजर आता है। कंपनी बिजनेस डिवाइडेड अमंग टू मेजर सेगमेंट्स, फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट एंड अदर इज एलाइड प्रोडक्ट्स। 85% रेवेन्यू, एंड क्रॉप प्रोटेक्शन से इनका 15% रेवेन्यू आता है। तो 85% कहां से आ रहा है? न्यूट्रिएंट एंड एलाइड प्रोडक्ट्स से 85% का रेवेन्यू आ रहा है। क्रॉप प्रोटेक्शन में फर्टिलाइजर्स वगैरह आ जाते हैं, जिनसे इनका 15% ऑफ रेवेन्यू आता है। फर्टिलाइजर बिजनेस में अगर देखें तो कंपनी सेल्स वेरियस टाइप ऑफ फोस्फेटिक फर्टिलाइजर डोमेस्टिक मार्केट, और ये फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में ये मार्केट लीडर भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 40% शेयर इन यूनिक ग्रेड फर्टिलाइजर शेयर्स इन इंडिया। ओवरऑल इट्स सेकंड लार्जेस्ट फोस्फेटिक सेलर इन इंडिया एंड लार्जेस्ट सिंगल सुपर फोस्फेट, एसएसपी जिसे बोलते हैं, इन द मार्केट शेयर ऑफ 15%। इट हैज अ लीडिंग पोजीशन इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इंडियाज लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मार्केट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मार्केट माना जाता है। इनमें भी इनका एक काफी अच्छा प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये आपको कॉमन सेंस अप्लाई करने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आने वाले टाइम में अच्छी तरीके से ग्रो करने वाले हैं। अब ये चीज समझ जाते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा मल्टी बैगर ढूंढने में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप समझ जाए, उनमें से कोई अच्छी खासी कंपनी जो स्टेबल कंपनी है, उनको उठा के आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, उनका शेयर प्राइस आराम से अप्रिशिएट होगा। तो ऐसी ही कॉमन सेंस की बात है ये फर्टिलाइजर कंपनी की मैं अगर बात करता हूं तो बिल्कुल कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि आने वाले टाइम में इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अगर लिखना है तो उसमें फर्टिलाइजर्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इवन यहाँ तो नीड की ही बात आ जाती है, तो क्या ये तो फर्टिलाइजर एक नीड है इंडिया के लिए, तो ये कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद अगर कंपनी की बेसिस बात करते हैं तो वहां पे आप मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करिए, फाइनेंशियल्स को इवैल्यूएट करिए, तो बाकी वो सारी चीजें बाद में आती है, पहले बिजनेस समझना होता है हमें, तो हमने बिजनेस समझा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस है, द कंपनी हैज अ प्रेजेंस अक्रॉस 81 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। इट इज अ पार्ट ऑफ वेरियस मार्केटिंग टेक्निकल कोलैबोरेशंस एंड जॉइंट वेंचर्स अक्रॉस यूएस, कनाडा, जापान, चाइना, मोरक्को एक्सेट्रा। इट हैज आल्सो अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड फॉस्फोरिक एसिड सोर्सिंग इन साउथ अफ्रीका एंड ट्यूनीशिया। तो हमने देखा इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस काफी अच्छा है। उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, प्रेजेंटली द कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट्स 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया इन तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू, राजस्थान, गुजरात एंड अदर स्टेट्स। देखा हमने, इट हैज अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 4.5 मिलियन टन्स पर एनम। 4.5 मिलियन टन बहुत ज्यादा होता है, पर एनम की कैपेसिटी है। तो अपने अगर फर्टिलाइजर स्पेस की बात करते हैं तो उनमें भी ये लीडर है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इनका
यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ भी लगातार एनहांस कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। अगर रेटिंग रैशनल की बात करते हैं, हालाँकि हम लोग कोई इसका डेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी हम लोग रेटिंग हमेशा चेक करते हैं क्योंकि कंपनी की लिक्विडिटी प्रोफाइल क्या है, इनके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है, यहाँ पे हमको ईज़िली एनालाइज़ करने को मिल जाता है, आपको दिखाने के लिए मिल जाता है। हालाँकि मैं इसके बैकग्राउंड में काफ़ी सारा रिसर्च करता हूँ, बट आपको दिखाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे कृषि काफ़ी अच्छा रिपोर्ट बना करके देता है। इसको आप सिंपली एक बार गो थ्रू कर लें, तो आपको समझ में आ जाएगा। की रेटिंग ड्राइवर्स यहाँ पे देखें, स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो रोबस्ट पोजीशन इन इंडिया फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर्स मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा पोजीशन है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, मैंने आपको बताया। उनका ऑपरेटिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो मैं फिनिशेस के ऊपर बात करूँगा तो आपको समझा दूँगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल देखें तो काफी हेल्दी है। कोरोमंडल मेंटेन डेब्ट फ्री पोजीशन ऑफ मार्च 31 2022 तक डेब्ट फ्री पोजीशन इन्होंने मेंटेन किया है ओवर अ मीडियम टर्म। व्हाइल कंपनी हैज अ मॉडरेट एनुअल कैपेक्स प्लान ऑफ 7000 टू 9000 करोड़ का कैपेक्स इनको प्लान हमेशा लगातार देना ही पड़ता है क्योंकि कंपनी जो है ना काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है। इसका मतलब काफी ज्यादा पैसा हमेशा कंपनी में डालना पड़ता है और रॉ मटेरियल्स प्राइसेस भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो ये एक वीकनेस के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे इन्होंने भी दिया होगा। रेगुलेटरी नेचर ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड वोलेटिलिटी रॉ मटेरियल प्राइसेस, यहाँ पे आपने देखा कि रॉ मटेरियल के प्राइस जब फ्लक्चुएट करते हैं तो इनको काफी ज्यादा इनके ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ता है। बट उसके अलॉन्ग साइड में अगर आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो गवर्नमेंट से काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है इन कंपनीज को, क्योंकि फर्टिलाइजर बेस्ड कंपनी है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, तो इनको गवर्नमेंट से हमेशा सब्सिडी वगैरह मिल जाता है और गवर्नमेंट से भी पॉलिसी चेंजेस में हमेशा सपोर्ट इनको हमेशा मिल ही जाता है। तो इसलिए ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। उसके बाद अगर हम लोग उसके सीधा सीधा चल के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं तो चल के मैं आपको फाइनेंशियल्स दिखाता हूँ और अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे ऐसी कंपनीज को आपको फिल्टर आउट करना है स्क्रीनर का यूज करके ही। सिंपली हम लोग कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं तीन फॉर्मूला का यूज करके। 20-20-20 फॉर्मूला जो मैं यूज करता हूं पर्सनली, तो 20-20-20 फॉर्मूला क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मार्केट कैप देखें 28,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, मिड कैप कंपनी है। उसके बाद स्टॉक पीई की बात करते हैं तो यहाँ पे 18.8 का इनका स्टॉक पीई है। आरओसी 34.7 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, काफी अच्छा रिटर्न ये बना करके देती है अपने इन्वेस्टमेंट्स पे। उसके बाद आरओई की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.6% का है। उसके बाद अगर हम लोग डिविडेंड की बात करते हैं 1.22% का डिविडेंड यील्ड है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। इसीलिए इनका स्टॉक एप्रिसिएशन उतना बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं है, बट फिर भी डिसेंट है। मैं आपको दिखा देता हूं आपको प्रोज एंड कॉन्स में यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है, गुड क्वार्टर रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा है 26.40 सीएजीआर और लास्ट 5 साल से 26.4 का सीएजीआर का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। आरओई अच्छा है, डिविडेंड भी अच्छा देते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पे बात किया। उसके बाद अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें 2011 से कंपेयर करें तो 7639 करोड़ का सेल्स था। लगातार इन्होंने सेल्स के ऊपर काम किया, लगातार सेल्स को इंक्रीज करते 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 आज मार्च 2022 की बात करते हैं तो 19,111 करोड़ का इनका सेल्स है, जिनमें एक्सपेंसेस की बात करते हैं 16,954 करोड़ का एक्सपेंस किया है इन्होंने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर काफी अच्छा काम किया, यहाँ पे 13-14% का, अभी लास्ट में 11% हो गया। इनको इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा यहाँ पे बना करके दिया है। उसके बाद इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा पे करना नहीं पड़ रहा है इनको, क्योंकि बोरोइंग्स ज्यादा है नहीं कंपनी के पास, उतना कर्ज लेने की कंपनी को आदत नहीं है। और ये एक अच्छी चीज है कि कंपनी को कर्ज लेने की आदत नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, लगातार नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, बीच में कुछ कम गया था। यहाँ पे अगर देखें तो लास्ट में फिर इन्होंने ठीक किया है इन चीजों को। कम क्यों हो गया था, ये भी एक बहुत बड़ा इस पे एक वीडियो बन सकता है, तो मैं उस डेप्थ में नहीं जाऊंगा। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल अगर लास्ट 5 साल के देखें अगर परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा 720 करोड़ 1065 1329 1528 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। यहाँ पे स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं लास्ट 10 साल में 15% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर 15% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ये बढ़ा है। 5 साल में 18%, 3 साल में 37%, 1 साल में कुछ ज्यादा खास 14% के आसपास का सीएजीआर इसने बना करके दिया है। तो क्यों इसमें हम इन्वेस्ट करें जब ये 15-16% का एवरेज सीएजीआर बना करके दे रहा है। तो मैं उसके लिए मैंने आपको बताया कॉमन सेंस का अप्लाई करिए, आने वाले टाइम में इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, उस हिसाब से स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी तो मिल रहा है और स्टेबल कंपनी है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है। इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी पैसा बना करके दिया है कंपनी ने। बैलेंस शीट की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे डेट मैं आपको दिखाता हूँ 385 करोड़ का इनके पास डेट है। पहले डेट था इनके पास काफी ज्यादा, इन्होंने कम कर दिया है अपने डेट को पे आउट कर दिया। और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के पास कभी से, मतलब पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, क्योंकि मैंने बताया ना काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो हमेशा कंपनी को कभी ना कभी कर्ज लेना पड़ जाता है शॉर्ट टर्म खर्चों को चलाने के लिए, तो वो भी अभी कंपनी ने नहीं लिया है, ये अच्छी चीज है। उसके बाद अगर रिजर्व्स की बात करते हैं तो 6,329 करोड़ का रिजर्व है। इतना मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं वो तो नहीं है, बट रिजर्व्स कंपनी के पास इतना ज्यादा है, प्रमोटर के पास अच्छा खासा पैसा है, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यार थोड़ी बहुत बोरिंग्स भी है तो वो दैट इज अ पीनट एक्चुअली। तो फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो लगातार कंपनी ने फिक्स एसेट्स को बढ़ाया है। लैंड पे हमेशा देख रहे हैं इनका ध्यान रहा है, 280 करोड़ से बढ़ के 564 करोड़ का लैंड इनके पास, बिल्डिंग्स है, प्लांट एंड मशीनरीज हैं, सब कुछ बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ये सब चीजें आप भी देख सकते हैं, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे चीजों को देखना है। कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो पॉजिटिव पिछले 2 साल से दिख रहा है, कैश फ्लो काफी अच्छा। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में यहाँ पे प्रोमोटर्स ने कुछ अपने स्टेक्स निकाले हैं, निकाल करके कहा गया है, तो वो चीजें यहाँ पे एफआईआईज और डीआईआईज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुई, देख सकते हैं आप। यहाँ पे एफआईआईज कुछ आए हैं, पहले एफआईआईज के पास कम स्टेक था, इन्होंने निकाला, फिर यहाँ पे आया, फिर डीआईआईज के पास कुछ
स्टेक्स गए हैं यहाँ पे। कौन-कौन इनमें इन्वेस्टेड है? कोटक यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, डीएसपी है, यहाँ पे यूटीआई भी है, यहाँ पे एलआईसी भी है और फ्रैंकलिन एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो सारे ही इंडिया के जो भी डीआईआईस हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। कारण है क्योंकि कंसिस्टेंट कंपाउंड है। पब्लिक का के पास यहाँ पे 14% का स्टेक है, इसमें भी यहाँ पे 2 काफ़ी मेजर स्टेक हैं इनके पास और इनके पास तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 12% के आसपास का पब्लिक का स्टेक यहाँ पर निकल करके आता है। अगर आप जाएँ और इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो इसके फाइनेंशियल यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कंपनी के बारे में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का विज़न क्या है, इनके शेयर होल्डर्स कौन-कौन है, वो सब मैंने चेक करके रखा है। कंपनी में सारे चेक्स एंड बैलेंसेस मैंने देख रखे हैं। लीडरशिप काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है लीडरशिप का। यहाँ पे अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ ये आते हैं और इनका ऑडिट रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको ऑडिट रिपोर्ट चेक करना चाहिए, वो भी मैंने चेक करा है, ऑडिट रिपोर्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे अभी तक तो रोज़ी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं और मेथड कोई भी हो सकता है आपका। मैंने आपको एक बार बताया था क्यूजीएलपी जो मिस्टर रामदेव अग्रवाल का भी काफ़ी फेमस मेथड है, दैट इज़ क्वालिटी, ग्रोथ। यहाँ पे क्यूजीएलपी, एल फॉर लॉन्जेविटी एंड पी फॉर प्राइस। तो सब कुछ अच्छा, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कंपनी की, बिज़नेस क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी हर कुछ अच्छी होनी चाहिए। ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का ग्रोथ होने वाला है कि नहीं, उस पर्टिकुलर सेक्टर का ग्रोथ होने वाला है कि नहीं या पूरे ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ होने वाला है कि नहीं। तो उन तीनों पैरामीटर्स पे ये कंपनी खरी उतरती है। लॉन्जेविटी, कंपनी की लॉन्जेविटी कितनी है वो तो देख लिया हमने ऑलरेडी, काफ़ी टाइम से सस्टेन कर रही है अपने में, ये मार्केट लीडर है। और प्राइस, किस प्राइस पॉइंट पे हमें एंटर करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग अब इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे चलते हैं। तो आ गए हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे। तो सिंपली हमें दिख रहा है कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 979 का स्टॉक प्राइस है। इसने रिसेंटली एक लेवल का ब्रेकआउट दिया है, उसी लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है ये। एक अच्छा राउंडिंग पैटर्न बनता हुआ हमें दिखा। उसके बाद फिर ये उसी लेवल पे ये देख सकते हैं कि राउंडिंग पैटर्न बना। उसके बाद ये कहीं न कहीं उसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें इस लेवल पे एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक लेवल का ये रेजिस्टेंस था। यहाँ पे मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ आपके लिए ताकि थोड़ी-सी क्लैरिटी मिले आप। ओके, तो ये एक लेवल का रेजिस्टेंस था। ये यहीं पे काफ़ी बार यहाँ पे ये 2021 के आसपास ये था यहीं पे 1 साल पहले और आज भी कहीं न कहीं वहीं पे ये रिवॉल्व कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्राइस है ये। उसके बाद अगर टेक्निकल टारगेट्स की बात करते हैं तो ये आपको टेक्निकल टारगेट सीधा-सीधा यहाँ से 20% का निकल कर के आता है। ये जो इसने राउंडिंग बनाई है, अगर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है तो ये 20% सीधा-सीधा आपको देखने को मिलेगा। विद इन अ ईयर आपको देखने को ये मिल जाएगा। अगर उससे लंबे टाइम के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो बेशक होल्ड कर सकते हैं इसको। कंपनी बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर टाइप कंपनी, 10 गुना 20 गुना होने वाली कंपनी नहीं है। स्टेबल ग्रोथ देगी आपको। आने वाले टाइम में फ्यूचर अच्छा है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल अच्छा है। नीड को ये यहाँ पे फुलफिल कर रही है, एग्रीकल्चरल डिमांड को फुलफिल कर रही है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी स्टेबल है। 19-20% का एवरेज आपको एनुअल सीएजीआर देखने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डिविडेंड भी देखने को मिल जाएगा। तो उस वाइज पोर्टफोलियो में ये एक अच्छा स्टॉक आपके लिए हो सकता है। एक डिफेंसिव काइंड ऑफ स्टॉक आप कह सकते हैं इसको। जैसे आप लोग एफएमसीजी स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, वैसे इसको भी होल्ड कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। अभी कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, मीडियम साइज कंपनी है। आप इसको बेशक पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप इसे किस तरीके से आप इस स्टॉक को देखते हैं। आज के लिए इतना ही। कंपनी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको ये आपके आपके लिए वीडियो बना दिया। आपको जो भी कुछ डाउट है, क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगला टॉपिक किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं विद इन 1 आवर आपको देने की कोशिश करूंगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगेन बहुत ज्यादा लंबी हो गई। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 10 मिनट से अंदर रखने की कोशिश करूंगा, बट नहीं हो पाया। ये देख सकते हैं आप मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इन चीजों को। हालांकि एक्सप्लेन करने के लिए इसमें हजार चीजें और हैं जो मैंने आपको नहीं बताया है, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको जो जाननी चाहिए वो मैंने बता दिया है। अब आपके ऊपर है, आपको डिसीजन लेना है, अपना ड्यू डिलिजेंस खुद से करना है और इन्वेस्ट करने के लिए आप अपना ही दिमाग यूज करें, अपने दोस्तों का, अपने परिवार वालों का, किसी यूट्यूबर का दिमाग ना यूज करें, अपना ही दिमाग यूज करें। सारी चीजों कंटेंट को सुने, समझें, एनालाइज करें क्रिटिकल थिंकिंग के साथ और तब अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाएं। चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।